अकॉर्डिंग टू मी फिजिक्स में शॉर्ट नोट से ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट नोट्स हैं। अभी कॉन्सेप्ट नोट्स क्या है, इन्हें बनाते कैसे हैं, मैंने कॉन्सेप्ट नोट्स क्यों कहता हूँ, कैसे मैंने बनाए, क्यों बनाने चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो के बाद काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आई कि मुझे इन कॉन्सेप्ट नोट्स पे एक वीडियो बनानी चाहिए, वो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना चाहिए जिससे मैं कॉन्सेप्ट नोट्स बनाता हूँ। और मैं ये भी बताऊँगा कि इससे तुम्हारी रिवीजन कितनी जल्दी हो सकती है, कम टाइम में तुम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे वापस रिटेन कर सकते हो, रिवाइव कर सकते हो माइंड में रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वो सब इस वीडियो में बताऊँगा। तो कुछ अलग अलग चैप्टर्स लिए हैं मैंने, कुछ थ्योरेटिकल, कुछ कोर FBD बेस्ड लाइक मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी लिया है एंड कुछ फ्लूइड्स जैसे चैप्टर्स, थ्योरेटिकल चैप्टर्स लाइक थर्मल, इन सब के बारे में बताऊंगा। और आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे आप अपना जो भी आप पढ़ते हो फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को राइट विद टाइम। पर इस तरह के नोट्स बनाओगे तो शायद आपको चीज़ें रिटेन करना ज़्यादा इजीली, आप उन चीज़ों को याद रख पाओगे, या अगर भूल भी जाती हैं तो बड़ी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस माइंड में ग्रास्प कर पाओगे। दोस्त हु डोंट नो मी, आई एम आदित्य एंड आई एम currently pursuing BSc Physics Honors. So in this video I'll be telling you about how I make my short notes, how I make my concept notes, the full procedure step by step. Okay, so let's go. तो अगर मैं सबसे पहले सरफेस टेंशन की नोट्स की बात करूँ, ठीक है, ये मैंने अपने नोट्स खोल लिए, PDF फॉर्मेट में लाया हूँ कुछ इमेजेस, तो ये PDF मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगा, बट तब तक के लिए जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किन किन पॉइंट्स पे मैं फोकस करता हूँ बनाते समय, वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सरफेस टेंशन, तो इसमें मैंने सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखा है, बट इसमें मेन क्या था कि मैंने जब सोप फिल्म्स के केस में टेंशन निकाल रहे हो तो हमारे पास 2 सर्कमफ्रेंस आ जाते हैं, तभी ये F/2L हो गया। और मैंने एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखा जो मुझे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चला सिंगेज के, इट शुड बी TF/2π R1 + R2, इनर सर्कमफ्रेंस प्लस आउटर सर्कमफ्रेंस। तो ऐसे करते करते नेक्स्ट अगर हम बात करें लिफ्टिंग ऑफ अ बॉडी, राइट, इसमें मैंने FBDs बनाई हुई हैं। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखे, मैंने ये नहीं लिखा कि क्या लिखना है, बस मैंने इतना लिखा कि सरफेस टेंशन की फोर्स प्लस वेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होनी चाहिए। और हर केस में, जब आप इस केस में और इस केस में, मैंने अलग अलग एरोज और डायग्राम्स शो किए हैं कि कैसे फोर्सेज एक्ट करते हैं, किस डायरेक्शन में करते हैं, ताकि मैं उस टाइम पे इजीली इक्वेशंस बना पाऊँ। ये फॉर्मूला हर जगह इतना काम नहीं करेगा, कभी ये फोर्स नेगेटिव होगी, कभी ये पॉजिटिव होगी, इसलिए ये लेफ्ट राइट चेंज होती रहेगी। बट अगर मेरे को ये डायरेक्शंस और फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, इन चीज़ों का पता है, तो मैं इक्वेशन आराम से बना लूंगा। तो डायग्राम्स मैं तभी बनाता हूँ। अब ये चीज़ आपको समझ आएगी 4, 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करने के बाद। एंड देन अगर आप अपनी कॉपी में ये ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट नोट्स में ये नोट डाउन कर लो इस ऐसे तरीके में जिससे आपको समझ आए, तो फिर आपको वापस उन 10 क्वेश्चंस को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टेड आप सीधा इसको देख सकते हो, एक आध क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो जो आपने मार्क किया हो, दैट्स ऑल, यू गुड टू गो। ये रिवीजन के टाइम पे आप कर सकते हो। सिमिलरली लिफ्टिंग अ ऑब्जेक्ट जिसकी डायमेंशंस अलग अलग हैं, तो लाइक ये लेंथ इसमें A थी तो मैं A किया, अगर L और T है तो बाय L + T। तो ये सारी ये अपरेंट वेट की मैंने वो लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद सरफेस एनर्जी की थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर भी है तो वो भी ज़रूरी है। अब जैसे एक्सेस प्रेशर के ये फॉर्मूले हमें काफ़ी पता होते हैं, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे या पढ़ लिया है, ये फॉर्मूलेज हमें लर्न करने को कहा जाता है। लेकिन जब मैं सिंगेज में इस चीज़ें सॉल्व कर रहा था तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि थे जनरलाइज फार्मूलाज, कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स, इसको कॉनकेव कॉन्वेक्स को हम इन जनरलाइज फार्मूलाज में पुट कर सकते हैं जो कि नॉर्मल सर्फेसिस के लिए अलग और सोप के लिए अलग है, ठीक है ना। और अगर इन केस वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट साइड में है दोनों सर्फेसिस, तो ये फॉर्मूला, तो ये बहुत जनरलाइज फॉर्मूला है। इससे आपको हर केस में फॉर्मूला याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। एक जनरलाइज फॉर्मूला है, जैसा केस वैसा अप्लाई कर देना। नेक्स्ट ये फिर से कुछ थ्योरी है। उसके बाद अगर हम कैपिलैरिटी की बात करें तो इसमें मैंने फॉर्मूला कहीं नहीं लिखा, मैंने बस डायग्राम बहुत अच्छे से समझ ली कि कौन सी वो कहाँ पे लगती है, कौन सी फोर्स कहाँ पे लगती है, सरफेस टेंशन किस तरफ लगती है और किस तरह से एंगल्स लेने हैं। तो एक बार तुम ये डायग्राम समझ जाओ, फिर उसके बाद क्वेश्चन में जिस भी तरह का केस आएगा तो उस पर ईजिली फोर्सेस की डायरेक्शन दे के अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और ये जो रिजल्ट है ये इसके थ्रू ही डिराइव हुआ है। और एक बार तुम ये डायग्राम समझ जाओगे फिर इस रिजल्ट को तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना कि मुझे याद है, ये पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि अभी तक मेरे सिलेबस में नहीं आया BSc के। अब अगर हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने हाँ ये एक चीज़ लिखी है, जैसा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्यों लिखा है, क्योंकि जब एक तरफ F फोर्स लग रही है, दूसरी तरफ F फोर्स लग रही है, तो मैंने ये चीज़, क्योंकि हमें एक्सटेंशन फाइंड करनी होती है इसमें, तो मैंने लिखा कि टेंशन जो भी होगी ना वो हमेशा दोनों साइड इक्वल होगी इस क्रॉस सेक्शन पे, और वो F के ही बराबर होगी, राइट। अगर किसी एंगल पे होगा तो इस तरह का केस होगा, उसके लिए इस तरह का एरिया लेना है। डाई पंचिंग होल एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, सिंगेज में इसके क्वेश्चन हैं, तो उसके लिए मैंने लिखा था कि 2πr × T लेना होता है एरिया,
क्यों? क्योंकि 2πr इंटू टी वो पूरा एरिया होगा, वो पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया होगा जिस पे वो फोर्स लग रही है। अब वैसे ही हर केस में मैंने टेंशन्स की डायग्राम्स बनाई है कि इस केस में अगर ऐसा होगा ब्लॉक के साथ रॉड, मैंने रिजल्ट्स कहीं नहीं लिखे हैं, बट हाँ ये सारे अलग अलग अपने आप में क्वेश्चंस हैं, राइट। ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग केसेस हैं क्वेश्चंस के जो आते हैं, जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। ये एक टाइप का प्रॉब्लम ही है, बट मैंने इसका आंसर नहीं लिखा, मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया। मैंने बस ये बताया कि इन टाइप के केसेस में जब आपको इस तरह से फोर्सेस दी हो, यू कैन ब्रेक द स्टफ इनटू सच फोर्स। लाइक यहाँ पे 50, यहाँ पे 20 था, तो मैंने यहाँ पे 70 और यहाँ पे 70 कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 50 लगेगा, तो यहाँ पे 20 रह जाएगा, 70 - 20 50। तो मतलब इस तरह से मैं आइडिया लिख दिया कि मेन आइडिया क्या है। तो ऐसे करते करते मतलब आप और कर सकते हो इस तरह के, जैसे मोर देन वन रॉड्स होती हैं, तो उनकी स्प्रिंग एनालॉजी कैसे होती है वो सीधा वो लिखा, किस तरह के डायग्राम में किस तरह का बनाना है, ठीक है। रॉड इन रॉड होगा तो इस तरह का बनाना है, ठीक है। सीरीज में होगा तो कैसे बनाना है वो पूरा बनाया हुआ है। ब्रेकिंग ऑफ फायर में थोड़ी सी थ्योरी, तो मतलब ये एक तरीके से एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। उसके बाद आगे का इसमें काफ़ी थ्योरी है इस चैप्टर में, तो उसके फॉर्मूले जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो की। अब अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं तो अब यहाँ से ना तुम्हारे काइनेमेटिक्स के नोट शुरू होते हैं, और काइनेमेटिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं लिखने के लिए, बट स्टिल ये काफ़ी अर्ली नोट्स हैं, इसलिए मैंने इनमें थोड़ा बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, जैसे तुम देख सकते हो। जैसे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, मैंने वेलोसिटी की डेफिनेशन तो लिखी, बट ये एक चीज़ तुम देख रहे हो कि जब भी एक बॉडी किसी सर्कुलर पाथ या किसी कर्व्ड पाथ पे जाती है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है, बट इट्स वेलोसिटी चेंजेस इन डायरेक्शन। अभी तक तुम काइनेमेटिक्स कर चुके होगे और तुम्हें पता होगा कि ये एक एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब ये एडवांस के PYQs में भी आ चुका है, जिसमें होता है ना V और वो V√2 होती है चेंज इन वेलोसिटी। तो ये वो वाला सवाल है, इसलिए मैंने ये लिखा था। उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट केस कॉन्सेप्ट। अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो सबको पता है, बट डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि यार सेम कांस्टेंट स्पीड से अगर आप किसी अलग डिस्टेंस से जाओ तो आपको जितना टाइम लगेगा, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट से जाओ तो आपको शॉर्टेस्ट टाइम हमेशा डिस्प्लेसमेंट में लगेगा विद अ गिवन स्पीड, ठीक है। अगर दो बंदे हैं A और B, एक किसी आर्बिटरी पाथ के अलॉन्ग जाता है 2 मीटर पर सेकंड से, और B जाता है डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू, तो उसको मिनिमम टाइम लगेगा। ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट की फील्ड, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, मिनिमम टाइम टेकन टू रीच, ये सब शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग होता है, डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होता है। ये आपको रिवरमैन प्रॉब्लम में काम आएगा, और वो रिलेटिव वेलोसिटी भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी काम आएगा, जहाँ पे हम परपेंडिकुलरली डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। यहीं से मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें समझने पे ध्यान दोगे तो आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ये डिफरेंशियल फॉर्म्स लिखे हैं, थोड़ा क्लियर नहीं होगा, बट इसमें मैंने वो जो हमें वो चाहिए थी स्लोप से हम बताते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, तो मैंने वो रिजल्ट्स लिखे। हालांकि ये चैप्टर में नहीं है, बट ये मैंने मतलब वो रिजल्ट्स लिखे अपने से कि ताकि मेरे को वो याद रहे कि स्लोप ग्राफ को एनालाइज कैसे करना है। फिर मैंने लिखा एरिया अंडर VT कर्व, ये होता है अपना एरिया अंडर VT कर्व इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ठीक है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ग्राफ्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ग्राफ्स के एग्जांपल क्या दिए मैंने कि अगर पॉजिटिव एरिया है, नेगेटिव एरिया है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है, और अगर सेम केस में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, इन सबका मॉड लेके ऐड करना है, राइट। अगर तुमने ये पढ़ लिया, तुम रिलेट कर पा रहे होगे। तो मतलब मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे, मैंने वो नहीं लिखी कि यू हैव टू ऐड डिस्प्लेसमेंट और मॉड ऑफ, मैंने सीधे सीधे लिखे, क्वेश्चंस बनाए, डायग्राम्स बनाई और उनको एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलरली मैंने डिफरेंशियल फॉर्म लिखी हुई हैं उनकी, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने यहाँ पे ग्राफ्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जो भी मतलब किसी केस के ग्राफ्स बनाए हुए हैं। फिर आ गया वर्टिकल मोशन, ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था अपनी लास्ट वीडियो में कुछ चीज़ें। और ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टाइम ऑफ एसेंट, मैंने यहाँ पे लिखा टाइम ऑफ एसेंट और लिखा टाइम ऑफ डिसेंट, मैंने ये नहीं लिखा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, U/G, ऊपर जाते हुए U/G, नीचे जाते हुए U/G। और क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल होती है ये मोशन, इसीलिए हमने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2U/G, और H max मैंने लिख दिया U²/2G। इसको मैं यूज़ नहीं करता, बट ज़रूरी है। अब जैसे मैंने मेन कॉन्सेप्ट लिखा कि वर्टिकल मोशन ऑफ अ पैराबोलिक और प्रोजेक्टाइल मोशन इज हाईली सिमेट्रिक। अब ये वो पॉइंट है जो शायद सिर्फ टीचर बता देते हैं, बुक्स में नहीं दिया होता, राइट, बहुत कम दिया होता है, तो तुम्हें क्वेश्चन करके पता चलता है। तो वही चीज़ें तुम्हें यहाँ लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ 10 थी, फिर 7 थी, फिर 3 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर 3, फिर 7, फिर 10, तो मतलब यहाँ जितनी वेलोसिटी बढ़ी उतनी ही यहाँ पे आके होगी। मतलब हमें पता है ना, सेम हाइट पे सेम वेलोसिटीज़ होती हैं। अब वो क्यों होती है, इसको मैंने लास्ट टाइम में बताया था। तो ऐसे केस बहुत सिमेट्रिकल होगी कि जो जिस हाइट पे वेलोसिटी, जो सेम हाइट पे वेलोसिटीज़ अलग अलग होंगी। बस इसी लॉजिक से मैंने ये कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट
भी टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट सेम होगा। अब ये है वो चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम समझाई थी कि ट्रिक्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी इज n टाइम्स g, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी विल डिक्रीज इट्स वेलोसिटी बाय g मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। यही मैंने लास्ट वीडियो में समझाने की कोशिश की थी। और इसका मतलब है कि टाइम ऑफ असेंट विल बी n सेकंड्स, टाइम ऑफ डिसेंट विल बी n सेकंड्स, देयरफॉर टोटल टाइम इज 2n सेकंड्स। तो ये बहुत से क्वेश्चंस में आपको काम आ सकता है। तो जस्ट लाइक मैंने बोला था 40 मीटर पर सेकंड, तो 4 सेकंड्स ऊपर 4 सेकंड्स नीचे, टोटल टाइम ऑफ लाइट 8 सेकंड्स विच इज 240/10 विच इज़ अगेन 8 सेकंड्स। बस ऐसे ही करना है, ठीक है। सेम प्रोजेक्टाइल में भी लग जाएगा। फिर उसके बाद ये गैलीलियोस ट्रिक है, ये नमो कॉल सर ने पढ़ाई थी, तो ये गैलीलियोस ट्रिक है, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो, बहुत अच्छी ट्रिक है। रिजल्ट्स ही हैं जो आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा के निकालते हो, बट एक टाइम के बाद आपको उनको नोट डाउन कर लेना चाहिए ताकि आप जल्दी चीज़ों को कर लो। नेक्स्ट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जैसे लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस इन द nth सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में 0 हो सकती है बट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो ट्रिकी है बट शायद तो आपको समझ। मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, लाइक ऐसे एक्सेलरेशन पीछे थी, यहाँ पे मान लो वो रेस्ट पे आ गया, वो वापस यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी लेकिन डिस्टेंस तो इतना था ना। फिर कभी समझाऊंगा ये, बट ऐसा है। तो मतलब इसमें फिर एक nth सेकंड का मैंने लिखा ये फॉर्मूला, हालांकि मैं इसको यूज़ नहीं करता। और एंड में मैंने अपना लास्ट कॉन्सेप्ट जो बनाया वो था बलून इन एयर। तो इसमें क्या होता है कि भाई बलून जब असेंड कर रहा है तो एयर फ्रिक्शन उस पर नीचे लग रही होगी और जी भी उस पर नीचे लग रही होगी अगर हम एयर फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं। और जब वो नीचे जा रहा है तो एयर फ्रिक्शन फिर से अपोज कर रही होगी तो ऊपर लग रही होगी, लेकिन जी नीचे ही लग रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब वो ऊपर जा रहा है तो उस पर नेट एक्सेलरेशन जी प्लस ए लग रहा है, और जब वो नीचे जा रहा है तो उस पर जी माइनस ए लग रहा है। डिस्टेंस उसको हमेशा इस तरह से सेम ही कवर करना है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम जो उसको नीचे आने में लगेगा वो ज़्यादा होगा टाइम जो उसको ऊपर जाने में लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कम एक्सेलरेशन है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर धीरे धीरे समझने होंगे तो मैं समझाऊंगा, अभी मैं नोट्स के बारे में समझा रहा हूँ। उसके बाद आ गया अपना एनएलएम। तो एनएलएम में तो वही है, एनएलएम में तुम देखोगे सिर्फ डायग्राम्स ही डायग्राम्स भरी है। नॉर्मल फोर्सेस हर केस में, कहाँ पे पुली है, कहाँ पे टेंशन का कौन सा कंपोनेंट है, इस डायग्राम में मैंने एक डायग्राम एक्सप्लेन किया है, जो भी मेरे को सिंगेज में मिली, जो भी क्वेश्चंस मैंने किए इन 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स में किस तरह से एफबीडी बनाते हैं, सब कुछ। तभी आपको ना आइडिया होगा जब आप इतने सारे केसेस को खुद एक्सप्लेन करोगे, उनकी एफबीडी बनाओगे बार बार, तो आपको अपने आप नए क्वेश्चंस होंगे उनमें बनाना सीख लोगे। आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे बनानी है। एनएलएम इज़ ऑल अबाउट एफबीडी। सबकी एफबीडी बनाई है, इस हर केस में बनाई है, बीट रो बीट पुली, सारे केसेस में बनाई है, और उसी से मतलब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये तो वही है सीडो फोर्स, ठीक है, इसी तरह से लिखे। मैं ये पीडीएफ दे दूंगा आपको, आप इनको रेफ़र करके अपने नोट्स बना सकते हो थोड़ा बहुत। ये पूरे नोट्स नहीं है बट ये एग्जांपल्स लिए मैंने कुछ जो काफ़ी अच्छे थे। कंस्ट्रेंट रिलेशंस पे मैंने पूरी डायग्राम्स बनाई, डेरिवेशन कहीं नहीं की मैंने बस डायग्राम्स बनाई हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे करनी है वो सब देखो। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेथड्स लिखे हैं। ये एक बहुत अच्छा मेथड है कंस्ट्रेंट रिलेशंस को सॉल्व करने के लिए, खासकर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स को। तो ये मैं समझाऊंगा किसी वीडियो में, किसी फ्यूचर वीडियो में। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है। ये मेरे को 3-4 मेथड ट्राई करने के बाद ये मेथड समझ आया था, तो इसको मैं फिर कभी समझाऊंगा। और वैसे ही पुलीज एंड ब्लॉक्स, इसमें सारा डायग्राम्स एंड ऑल। तो इस एनएलएम तो पूरा डायग्राम्स है, राइट। स्प्रिंग बैलेंस के, देन कम्स फ्रिक्शन, ग्रेविटी, सब मतलब सेम ही है। और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है फ्रिक्शन को लेके, जो कि मेरे को काफ़ी टाइम बाद पता चला था। अगर इसका क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊं तो वो ये है कि 2 बॉडीज़ हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हैं, बताओ उनके बीच का नॉर्मल फोर्स कितना होगा। एट रेस्ट है दोनों बॉडीज़, ये बताना है तुम्हें, ये सोचना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस पर आंसर लिखा हुआ है वैसे मैंने, बट देख लेना। फिर टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टेंशन की एफबीडीज़। फिर आ जाता है ग्रेविटेशन प्योर थोड़ा सा समझना है और बाकी सब थ्योरेटिकल है, तो इसमें फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। कैलोरीमेट्री ऑन द अदर हैंड, बहुत इंपॉर्टेंट थोड़े फार्मूलाज हैं। फॉर एग्जांपल रिलेशंस, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट के बारे में, फेस चेंज का कॉन्सेप्ट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, और एंड में सिर्फ एक प्रिंसिपल जो इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है किसी भी तरीके का, वो मैंने लिख दिया कि हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट कंज्यूम्ड। बस यही है, हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट कंज्यूम्ड, मतलब कि प्रोसेस में जितनी भी हीट रिलीज होगी उतनी ही कंज्यूम होगी। सॉलिडिफिकेशन पे हीट रिलीज होती है, लिक्विफिकेशन या वेपराइजेशन पे हीट कंज्यूम होती है। दैट्स इट। ये लगाओ, ये कॉन्सेप्ट्स लगा के और ये इनके फॉर्मूलाज अप्लाई करके गिवन वैल्यूज़ के साथ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ग्राफ बनाने को आ जाएगा, वो भी मतलब इसके अकॉर्डिंग हो सकता है।
फिर उसके बाद हमारा फ्लूइड्स आ गया। अब फ्लूइड्स में भी मैंने बहुत डायग्राम्स बनाई हैं क्योंकि मेरे को डायग्राम से समझ आ जाता है कि अलग तरीके के क्वेश्चन में क्या होना। अब ये आ गए फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है, ये फ्लूइड डायनेमिक्स आ गए, जैसे ये रोटेटिंग टब बकेट वाला है। फिर उसके बाद फोर्स जो आपको किसी एक हाइट पे लगेगी। डेरिवेशंस थोड़ी बहुत जहाँ ज़रूरी है, जैसे वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, इफ्लक्स कैसे निकालनी है, ठीक है। विस्कोसिटी, अब विस्कोसिटी में अच्छे सवाल बनते हैं अगर तुम्हें इसकी डायग्राम समझ आती हो। ये फॉर्मूला तो सबको पता है, राइट, ये फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन इसका जो मतलब ये है ना कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी, विस्कस फोर्स उसके दूसरी तरफ होगी नीचे वाली लेयर की तरफ से, तो इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, इससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद एसी आ गया। एसी काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल, हर चीज़ लिखनी है, तो इसमें मैंने काफ़ी थ्योरी बनाई है क्योंकि हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। रेजोनेंस, ये कुछ ग्राफ्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ में ही सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख लिए मैंने, रेजोनेंस के सारे, बैंडविड्थ, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, वो सब मैंने इसी में लिखा ताकि मैं एक ही जगह से सब समझ जाऊँ। यहाँ पे थोड़े से इंपॉर्टेंट फार्मूला और ये कुछ स्नैप्स हैं। अब लास्ट मैं लूँगा 12th का एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे बनेंगे वैसे डायनेमिक्स में और ऑप्टिक्स में जैसे बनेंगे वैसे ही कैलोरीमेट्री और थ्योरेटिकल चैप्टर्स में। मॉडर्न फिजिक्स के मैं नोट्स नहीं बनाता क्योंकि उसमें से फॉर्मूलाज ही हैं, तो वो बुक में मार्क करके लर्न करते जाओ फॉर्मूलाज, नथिंग एल्स। कॉन्सेप्ट नोट्स बना रहा हूँ ना, वो फॉर्मूला नोट्स नहीं बना रहा। तो कॉन्सेप्ट नोट्स में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कैसे बनाने हैं मैंने बुक पे ही बना दिए थे। ये सिंगेज में जो क्वेश्चन मुझे मिलता था उसके साइड पे मैं उसका कॉन्सेप्ट लिख देता था, जैसे कि आरओसी के बारे में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर चार्ज डेंसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये मैं लिखता था, पूरा रिलेशन लिख देता था क्योंकि वो कहीं ना किसी क्वेश्चन में यूज़ हुआ होता था। अब सेम मतलब ऐसे ही केस है, वहीं पर लिखते जाओ, तुम ये नोट्स पढ़ सकते हो जो मैंने लिखा है। तो मतलब इस तरीके से तुम्हें अपने नोट्स बनाने हैं, सारे क्वेश्चन लिखने हैं। एंड एक और चीज़, जो भी इस पूरे पेज में मैं पढ़ता था उस सब की समरी मैं यहाँ लिख देता था, जो कि मुझे लगता है कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए ज़रूरी है। तभी मैं ये कॉन्सेप्ट नोट्स पे इतना एम्फेसिस करता हूँ कि तुम एकदम से ना जब वापस आओगे इन पॉइंट्स को पढ़ोगे तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर मैंने कहा था कि सेट ऑफ 300 क्वेश्चन जिसकी मैंने बात की थी, फिर तुम बस उन 300 क्वेश्चन को वापस रिवाइज करोगे, तुम्हें वो एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन तुमने ज़्यादा सॉल्व किए थे सेम कॉन्सेप्ट पे, वो करने की जरूरत नहीं है। देन यू गुड टू गो कि तुम आराम से कर सकते हो अगर तुम ये सारे के सारे आराम मतलब यहाँ से रिवाइज कर लो इस वे में। सिमिलरली ये सब है, इसी तरीके से तुम्हें बनाने हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कंडक्टर्स के बारे में, एंड बस ये कुछ ऑप्शंस थे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर तुम्हें बुक पे बनाने हैं तुम बुक पे बना सकते हो, और अगर तुम्हें इस तरह के फॉर्मेट में बनाने हैं तुम इस तरह बना सकते हो, पेज को 2 में डिवाइड करके अच्छे से। बस एक चीज़ याद रखना कि तुम्हें वो नहीं लिखना जो किसी काम का नहीं है, राइट। फॉर्मूले भी नहीं लिखनी, फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत कम है, तुम्हें लिखने हैं कॉन्सेप्ट्स। जैसे विस्कोसिटी में ना, विस्कस फोर्स में, टर्मिनल वेलोसिटी में, जैसे ये देखो टर्मिनल वेलोसिटी में मैंने सिर्फ डायग्राम बनाई है कि कौन सी फोर्स कहाँ लग रही है, मोशन के अलॉन्ग कौन सी फोर्स है, मोशन के अपोजिंग कौन सी फोर्स है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ विस्कस फोर्स की वैल्यू लिखी है, जबकि यहाँ पे एक इक्वेशन भी होती है कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, वो रो बाय जी समथिंग उसका आंसर होता है, बट मैंने वो नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी डिराइव हो सकता है अगर आप बस इन चीज़ों में फोर्सेस को इक्वेट कर दो, एक्सेलेरेशंस को इक्वेट कर दो, तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिमिलर केस अगर एयर रेजिस्टेंस में आ गया और वैल्यूज़ कुछ और दी हुई, राइट, कुछ समथिंग एल्स, सिग्मा समथिंग दिया हो किसी के भी प्रोपोर्शनल एयर रेजिस्टेंस, तो फिर हमें वहाँ पे वैल्यूज़ काम आएंगी, डेरिवेशंस काम आएंगी, रैदर देन कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला काम आएगा, राइट। तो ये चीज़ पे ध्यान रखो कि लिखनी वो चीज़ें हैं जो तुम्हारे काम आए, जिनको देख के तुम्हें चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स और मेथड समझ आ जाए। बस इतनी सी वीडियो है, ये नोट्स देख लेना अच्छे से। थोड़ी फास्ट होगी वीडियो क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता था। एंड अगर इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कुछ है शेयर करने को फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि मैंने फिजिक्स बहुत पैशनेटली पढ़ा है, आज तक पढ़ रहा हूँ। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। मेरी कुछ वीडियोज़ हैं लास्ट में स्क्रीन पे आ रही होंगी, वो देख लेना। एक में रोड मैप है और दूसरे में मैंने वो 7 गोल्डन रूल्स बताए हैं मेरी लास्ट वीडियो में की, और मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए जेईई मेंस में। दैट्स इट। देखो, ट्राई करो, नोट्स बनाओ, हो सके तो अपने नोट्स मुझे भेजो। आई एम प्लानिंग टू मेक अ टेलीग्राम ग्रुप और अ ब्रॉडकास्ट चैनल, उस पर हम देखेंगे किस तरह से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट, जस्ट कीप डूइंग एंड मेक श्योर दैट यू थ्राइव इन योर प्रिपरेशन। बाय।